तो लेकर अभी हम मतलब नोट्स तो तुरंत अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं। ठीक है, दिखाते हैं। जैसे ये कंपनी एक्ट, ठीक है। कंपनी एक्ट एक्चुअली में है क्या? कंपनी को एक व्यक्ति की तरह मानकर जो है डील किया जाता है। और ये जो आपका कंपनी एक्ट का शुरुआत अगर देखेंगे ना, तो ये हमारा आया 1844 से। ब्रिटेन ब्रिटेन से ये चीज आया है। ठीक है। और इसी ब्रिटेन में एक्ट बना था 1844 में, और इसके आधार पर फिर जो है भारत में 1850 में बना पहला द फर्स्ट कंपनीज एक्ट आपका 1850 में भारत में। इसके बाद फिर आपका 1856, हाँ 1856 में फिर कंपनी एक्ट आता है, और ये लंबे समय तक रहा। उसके बाद में फिर 1913 में आया कंपनी एक्ट। फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो 1956 में आया, शायद 66 में आया था, सॉरी 1866 में आया था। ठीक है। फिर 1956 में आया। 1956 का जो एक्ट था, अब उसके बाद में फिर क्या हुआ? ये तो आज़ादी के बाद बना। उसके बाद एलपीजी ये सब जैसे 1991 में शुरुआत हुआ, तो फिर ग्लोबलाइजेशन और आपका निजीकरण के कारण जो है चीज़ों को बदलने की जरूरत पड़ी। तब फिर आपका कंपनी एक्ट 2013 आया, और ये कंपनी एक्ट वर्तमान में जो है आपका अभी चल रहा है। कंपनी जो शब्द है ना, ये आपका लैटिन वर्ड है। ठीक है। कंपनी शब्द जो है ये लैटिन वर्ड है। और कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी का मतलब होता है जो भी एक निगम है या जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसको किस तरह से पंजीकृत करेंगे, कैसे वो संचालित होगा, उसकी संरचना किस तरह से होगी, उसका नियम कानून कैसे होगा, ये सारी चीजें। उसका अगर उसको मतलब एग्जिट करना है तो वो एग्जिट कैसे करेगी। ठीक है। ये सारा चीज जो है कंपनी अधिनियम के तहत में होता है। इसमें डेफिनेशन भी दिए हुए हैं कि कंपनी एक्ट किस में है। तो जैसे धारा 2 में इसमें बाकायदा डेफिनेशन है। ठीक है। उसके बाद आपका इसका कॉरपोरेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे रूल होगा उसके बारे में है, सीएसआर के बारे में है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना इसमें दर्ज है। इसके संशोधन भी हुए हैं, जैसे 2015 में संशोधन हुआ था, 17 में भी हुआ था, 18 में संशोधन हुआ है कुछ कुछ। उसके बाद अभी हाल में 2020 में भी संशोधन हुआ है इसका। तो मतलब कंपनी एक्ट काफी बड़ा है। हमको लगता है ये मतलब इसका जो बुक आता है वो तो खैर 500 प्लस पेज का होता होगा, काफी मोटा किताब आता है कंपनी एक्ट का। लेकिन उतना नहीं पढ़ना है। ठीक है। उतना जो है ना डिटेल में नहीं जाना है कंपनी एक्ट का लेकर इसमें। कुछ चीज़ों को देखना होगा जो मतलब इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा हम लोग को दूसरी चीज़ों में ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा देना होगा। जैसे CNT SPT जो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर जो है फोकस थोड़ा ज़्यादा करने की ज़रूरत है इसका। जैसे CNT SPT की क्लास जो है ना वो हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे PT में, ताकि सेक्शन हम लोग को JPSC में भी पढ़ना है तो अभी को जो है करेंगे। और इसका जो डिस्क्रिप्टिव होगा, सब्जेक्टिव जो होगा, वो हम लोग सब्जेक्टिव मोड में इसको फिर प्रोजेक्ट मैनेजर में 9:30 PM में कर लेंगे। ठीक है। और इसका मतलब एक एक क्वेश्चन जो है ना वो डेली आपको बनाना ही होगा। एक अगर आप GS से बना रहे हैं तो एक आपका इंडस्ट्री रिलेटेड पेपर से बनाइए, ये जरूर करना होगा इसमें। तो ये हम लोग 5 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अभी CNT SPT पे। आज हम मतलब एक्ट का ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बस कुछ इंट्रोडक्शन हम देना चाहते हैं CNT SPT को लेकर। CNT क्यों लाया गया, बता सकते हैं? क्या हुआ, CNT क्यों लाया गया या SPT क्यों लाया गया?
सर जमीनों के विवाद के लिए सर। जमीनों के विवाद के लिए कुछ हद तक, जनजातीय विद्रोह के बाद समय के आंदोलन को दबाने के लिए थे, जो मोर्चा ये भी आंदोलन एक हुए थे। आंदोलन का एक बहुत बड़ा कारण जो था ना, वो भूमि, मतलब जो यहाँ के मालिकाना हक थे आदिवासियों की भूमि का, उस पर बाहरियों का कब्जा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था। एक्चुअली में हुआ क्या, जैसे जैसे एंट्री हुए लोग, जैसे आप देखते हैं महतो का पद जो है वो तो मतलब यहाँ जमींदारों और अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ है, उससे पहले महतो का पद नहीं होता था। तो जैसे यहाँ जमींदार और अंग्रेज एंट्री की है, यहाँ के जो माझी हांस, राजहांस और जो आपके भूतखेता जमीन, मतलब जो भी सामुदायिक जमीनें थी, भूइंहरी जमीन, इन सब पे जो है ना बाहरी जमींदार और दिकुओं ने कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण यहाँ के जो लोकल्स थे, जो ट्राइब्स थे, उनको बड़ा मतलब इससे दर्द हुआ होगा भी, उनकी जमीनें छीनी जा रही थी। और उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी और इवन उनकी जो परंपराएं थी, वो सारा कुछ डिपेंड करता था किस पे, जमीनों पर, हर चीज। ठीक है, जैसे सरना जमीन हो गया, भूतखेता जमीन हो गया, ऐसे कई जमीनें होती थी जो परंपरा से जुड़ी हुई थी, उनके जाहिर थान थे, उनके सरना स्थल थे, ठीक है, अखड़ा थे। अब इन सब चीजों पे भी जो है बाहरी लोग कब्जा करने लगे, क्योंकि उनको इनकी परंपराओं से कुछ लेना देना नहीं था। और ये चीज देखने को मिला सबसे ज्यादा फिर आपका 1831-32 का जो क्या हुआ था, कौन सा आंदोलन हुआ था 1831-32 में? कोल विद्रोह सर। कोल विद्रोह में, ठीक है। झारखंड के इतिहास में सबसे रक्त रंजित विद्रोह यही था, 1831-32 का कोल विद्रोह। और इस विद्रोह में एक चीज और देखने को मिला, दोनों तरफ से जो है ना जमीनों पर भरपूर कब्जा किया गया, मतलब ट्राइबल्स ने भी नॉन ट्राइब्स की जमीनों पर खूब कब्जा किया, और नॉन ट्राइब्स में ने भी जो है आपके ट्राइबल जमीनों पर खूब कब्जा किया। ये चीज इसमें खूब देखने को मिला है। तो इस ड्यूरेशन में जो जमीनें चली गई, और ये जो 1831-32 का जो विद्रोह था, पूरी हिस्ट्री में, झारखंड हिस्ट्री में पहला ऐसा विद्रोह था जिसमें यहाँ के सदान और यहाँ के आदिवासियों में दरार पैदा हो गया। ये पहला ऐसा विद्रोह था। तो ये जो विद्रोह शुरू हुआ 1831-32 का, उस विद्रोह ने पूरा परिप्रेक्ष्य झारखंड का जो है बदल के रख दिया। झारखंड में यहाँ की जो जमीनें थी ट्राइब्स की, उसमें बाहर के लोगों का कब्जा होने लगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं पूरा एक ना सिस्टम चल गया, मतलब चरण शुरू हो गया विद्रोह को लेकर, पूरा एक सिस्टम शुरू हो जाता है विद्रोह को लेकर। कई विद्रोह हुए उसके बाद में, आप तो जो मेन विद्रोह देख रहे हैं उसके, लेकिन उसके अलावा भी कई विद्रोह हुए, ठीक है। और छोटा नागपुर उस समय काफी बड़ा था। छोटा नागपुर का आज का छोटा नागपुर या झारखंड नहीं है, इससे काफी बड़ा था। इसमें आपके उड़ीसा हो गए या छत्तीसगढ़ हो गए, उसके भी पार्ट आते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका 1800 में 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में विद्रोह हुआ था आपका धालभूम में। घटवाल शासक थे बैजनाथ सिंह, इनके नेतृत्व में जो है आपका दामपाड़ा में विद्रोह हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पलामू में 1800 भूकन सिंह चेरो का विद्रोह हुआ था आपका, वहां पर जो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था उसके कारण में, ठीक है। फिर तमाड़ विद्रोह 1807 में दुखन मानकी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं 1819-20 सॉरी 1920 में रुदू और कोंता मुंडा के विद्रोह जो तमाड़ में हुआ था। पोड़हाट में हुआ था 1820-21 में जो हो विद्रोह हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आपका 1831-32 में जो है सिंगराय बिंद्राई और आपका क्या नाम था, बुधु भगत, इन सबके जो है नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। इसके बाद भी लगातार विद्रोह कोई ऐसे नहीं थे कि खत्म हो गया, विद्रोह का चरण जो है ना वो लगातार चलता रहा। तो इन सबको देखकर अंग्रेजों के मन में एक चीज तो था कि झारखंड में किसी भी तरह से जो सिंपल रेगुलेशन है, जो लैंड एक्ट्स हैं, जो बंगाल का लैंड एक्ट था उस समय का, वो यहाँ लागू नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर विशेष एक्ट की जरूरत है, ठीक है। इसीलिए 1834 में जस्ट कोल विद्रोह के बाद में, कोल विद्रोह का प्रभाव जो है ना काफी व्यापक था। 1834 में जो है आपका दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का स्थापना किया गया था, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का, ठीक है।
जिसके आपके जो हेड थे वो विल्किंसन बनाए गए थे, और जो किशनपुर या आज का जो रांची है वहाँ पर हेडक्वार्टर लाया गया था। जो कचहरी वाला एरिया है ना वही है, ठीक है। तो वहीं पर जो है लाया गया था इसमें। फिर 1800 उस समय 1834 में जो है 3 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया था पूरा झारखंड को। फिर 1837 में इसमें सिंहभूम जुड़ जाता है, चौथा उसमें जिला हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में भी कई विद्रोह हुए हैं, जैसे हम लोग देखते हैं 1854 में संथाल परगना में मोरगो माझी और वीर सिंह माझी का विद्रोह हुआ था। ये मोरगो माझी और वीर सिंह माझी, मोरगो माझी को तो मतलब उस समय रॉबिन हुड की तरफ पूजा जाता था, ठीक है। वीर सिंह माझी भी कुछ वैसे ही थे। इसके बाद संथाल हुल हो जाता है। तो ये जितने भी आंदोलन है, या जैसे आपका 1855-56 में ही जो संथाल आंदोलन हुआ उसमें आपका लुबिया माझी, बैरी माझी, ये लोग भी रहे थे हजारीबाग क्षेत्र से। तो ये जितने भी आंदोलन हुए, कहीं ना कहीं इनमें जमीन जो है ना एक महत्वपूर्ण चीज रही है। और अंग्रेजों ने एक चीज जरूर महसूस किया है कि इनकी जमीनों को न छेड़ा जाए, इनके क्षेत्र में इनके हिसाब से रीति रिवाज की परंपराओं के हिसाब से इनको रहने दिया जाए, ठीक है। तो इसी संदर्भ में सबसे पहले जो सर्वे हुआ था, सबसे पहला सर्वे जो शुरू किया गया था झारखंड में, वो आपका लाला लोकनाथ शाही ने किया था। कब किया था लाला लोकनाथ शाही सर्वे, याद है? 1858 में, ठीक है। 1858 में जो है आपका लाला लोकनाथ शाही सर्वे हुआ था। ये एक्चुअली में लाला लोकनाथ जो थे ये आपका नागवंशी परिवार से ही जुड़े हुए थे, और उस समय एक राजस्व अधिकारी के तौर पे पदावस्थापित थे। तो इन्हीं के तत्वाधान में जो है पहला सर्वे हुआ लाला लोकनाथ शाही का। लेकिन लाला लोकनाथ शाही का सर्वे पूरा होने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई 1862 में। तो ये काम अधूरा रह गया। अब ये जब अधूरा रह गया तो इसके बाद में आपका जो सबसे पहला कानून आता है जिसको हम लोग छोटा नागपुर भूदृति अधिनियम कहते हैं, ये कब आया? 69 में आया सर। 69 में आया, ठीक है। ये जो सर्वे शुरू हुआ था इसमें मेनली भूइंहरी जमीनों का सर्वे शुरू हुआ था। तो उस समय भूइंहरी जमीनें मतलब कौन, जो उरांव लोगों के क्षेत्र में थी। मुंडारी खुटकट्टी जमीनों पर जो है ध्यान नहीं दिया गया। इस हालत में मुंडारी जमीनों को बचाने के लिए 1859 के आसपास से जो है मुल्की लड़ाई या फिर आपका जो है सरदारी लड़ाई शुरू होता है। इसको लिखा पढ़ी की लड़ाई भी कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली में इसको सरदारी लड़ाई या मुल्की लड़ाई सब कहने के कई कारण हैं। जो जमीनें कब्जा कर लिया गया था खुटकट्टी जमीनों का, जो बाहरी दिक्कू या जो नए जमींदार आए थे या अंग्रेज सैनिक, ऐसे कई लोग जो बाहरी थे, या फिर यहाँ के जो लोकल लोगों में से भी कई लोगों ने जो आदिवासी जमीनों पर कब्जा कर लिया था, तो उसको अलग करने के लिए, वहां उनको अपनी जमीनों को फिर से पाने के लिए इनको लगा कि भाई हम जो है ना जो क्रिश्चियन है, जो चर्च है, उसके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि आपका चर्च वही धर्म है जो प्रशासन का धर्म है। तो इनके सहारे हम जो है जीत जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने लिखा पढ़ी शुरू किया, और कानूनी जो सिस्टम था उस समय, कोर्ट में अर्जी देना, वहां वकील करना, इन सब सिस्टम से जो है उन्होंने अपनी जमीनों को पाने की कोशिश की। ये लड़ाई जो है ना, सरदारी लड़ाई काफी लंबी चली थी, और इसमें सरदार वो लोग थे साधारणतया जो चर्च से जुड़े हुए थे। वैसे मुंडा और उरांव लोग थे इसमें, ज्यादातर मुंडा थे, कुछ उरांव भी थे, ठीक है। तो वैसे लोग इसमें जुड़े हुए थे सरदारी आंदोलन में। ये सरदारी आंदोलन 1859 से जो शुरू हुआ था, ये जाकर सीधे मिलता है 1895 में बिरसा आंदोलन में, क्योंकि ये आंदोलन फेल हो गया था। सरदारी लड़ाई में या मुल्की लड़ाई में लिखा पढ़ी करके भी, चर्च की सहायता से भी वे अपने जमीनों को दोबारा पाने में नाकाम रहे थे। और ट्राइबल लैंड का एक खासियत है सामूहिकता। उनका कोई लिखा मतलब रजिस्ट्री नहीं होता है, ठीक है। कोई उसमें लिखा पढ़ी कागज नहीं था उनके पास में, ना किसी ने दान पट्टा दिया था, ना कुछ वैसा था, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब कुछ कहानियां सुनाएंगे तो आपको अजीब लगेगा। एक जैसे बहुत सारे गांव के नाम अभी भी आप सुनिएगा, चीबा, कोई गांव सुने हैं नाम चीबा? नहीं सुने हैं? सुन लीजिए, चीबा गांव बड़ा विवादास्पद है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ उसको, ठीक है।
चीबा गांव क्या होता था, जैसे नागवंशी राजा थे, अगर नागवंशी राजा, उनके जो सहायक होते थे, जो आसपास रहते थे, अगर वो पान खा रहा है, ठीक है, जो आपका नागवंशी राजा है वो थूक दिए और उसका कोई उतना ही स्वामी भक्त रहे और उस पान को उठाकर खा लिया, तो नागवंशी राजा खुश हो जाते थे और खुश होने के बाद में जो है 1-2 गांव दान दे देते। तो ऐसे गांव चीबा गांव कहलाए। ठीक है। एक इसी तरह का और है टांगा गांव, ये और विवादास्पद है और आपको कई जगहों के नाम, खासकर इधर गुमला लोहरदगा में टांगा मिलेगा। ठीक है, और उसका इसी संदर्भ में है, जैसे नागवंशी राजा के पास से मतलब लैंड साफ था, जो जमीनें खेती हो रही थी उन पर कब्जा किया। अब बार बार विद्रोह हुए, यहाँ के जमीनों पर कब्जा किया गया और चूंकि बाहरी लोग शक्तिशाली थे अंग्रेजी ताकत के साथ में, तो उन्होंने पूरी जमीनें हथियाई। इसके कारण यहाँ के जो आदिवासी थे उनमें असंतोष रहा और ये आज भी देखने को मिलता है। दिकू और गैर दिकू जो प्रभाव है ना, वो 1831-32 के आंदोलन का प्रभाव के संदर्भ में देख सकते हैं। अदरवाइज दिकू का मतलब होता है मेहमान, ठीक है, जो पास बैठता है। बाद में इसका ट्रांसलेशन जो है ना वो दिक करने वाला, परेशान करने वाला हो गया। अदरवाइज आर.डी. मुंडा ने काफी मतलब सलीके से जो है दिकू का परिभाषा दिया है इसको। तो दिकू का मतलब होता है पास बैठने वाला, पड़ोसी, मेहमान, मतलब इसका जो वास्तविक अर्थ है। लेकिन इसको बाद के संदर्भ में जैसे आदिवासियों के साथ जो गैर आदिवासियों का चूंकि ताल्लुक बहुत खराब रहा और उन्होंने झेला भी इस चीज को, अगर देखा जाए झारखंड में तो सबसे ज्यादा झेला है आदिवासियों ने। तो उस संदर्भ में जो है ना, यहाँ के लोगों ने, जो बाहरी लोग थे या गैर आदिवासी रहे हैं, उनको दिकू को दिक दिक करने वाला या परेशान करने वाले के संदर्भ में परिभाषित करना शुरू किया। तो 1869 में जो है हमारा फिर छोटानागपुर भूधृति अधिनियम आया। इसके लिए बाकायदा राखाल दास हल्दर, ये भी एक अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी राखाल दास हल्दर, इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, और इन्होंने रांची के आसपास 2482 गांव, उसका 1880 तक सर्वे किया। ठीक है, 1880 तक जो है सर्वे किया था। इसमें मेनली भूइंहरी हक, जो भूइंहरी जमीनें हैं, उनको ही इसमें सर्वे में शामिल किया गया, खुदकटीदारों को नहीं। अब देखिए, पता है उस समय जैसे आसाम में चाय बागान थे ना, तो इधर बहुत डिपो होते थे। ठीक है, शुरुआती में तो अराकाटी पद्धति के तहत में जो है ना, लोगों को अपहरण करके यहाँ से आसाम के चाय बागानों में ले जाया गया और जितने भी विद्रोह हुए, चाहे 1855-56 का विद्रोह हो या फिर आपका, हाँ, खासकर 1855-56 जैसे शुरू होता है वहां पर चाय बागान, उसके बाद में ही, तो उस ड्यूरेशन में जो है ना, यहाँ से लोग बड़ी मात्रा में आसाम में पलायन किए वहां चाय बागानों में काम करने के लिए। इवन यहाँ से कलकत्ता, मॉरिशस, कलकत्ता में जो गोल्डन एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके बाद भी जो है मॉरिशस, जो पहला प्रवासी दल गया था, उसमें भी यहाँ के ट्राइबल थे। इवन जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ के मुंडा उरांव को ही भेजा गया था, जो हम कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या बोलते हैं, इंटरनेट लेबर जो कहते हैं, उसके सिस्टम में। ठीक है, मतलब जो समझौता के तहत में गया था। बाद में उस सिस्टम को 1921 में अंग्रेज कांग्रेस के विरोध के कारण जो है ना, ये फिर समाप्त किया गया कि आप समझौता से किसी को भेज नहीं सकते। लेकिन उस समय इस समझौते के तहत लोगों को बाहर भेजने के लिए, आसाम हो या चाहे विदेश हो, यहाँ पर बहुत सारे जो हैं डिपो थे। हमको जैसे कुछ लोगों ने बताया, जैसे छत्तीसगढ़ में भी डिपो थे, उसके निशानी आज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, रांची में इस तरह इस जगहों पर भी डिपो थे और वो मजदूर की भर्ती करते थे। अब ये जैसे डिपो से लोग यहाँ से सिलेक्ट करके कौन ले जाते थे, तो जो पहले लोग गए हुए थे ना, उनमें से जैसे होता है कि नहीं, चलो ठीक है, तुमको हम अपना एजेंट रख लिए, खुश हो जाएगा, उसको ज्यादा वेतन दे रहे हैं, तो एजेंट बन जाता है अंग्रेजों का और दूसरे लोगों का। वो आएगा, रिटर्न आएगा और फिर सब्ज बाग दिखाएगा, जैसे आज होता है दिल्ली में। लोग, यहाँ की बहुत सारी महिलाएं नौकरानी के तौर पर बच्चियां काम करने जाती हैं, सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वही जो है महिलाएं, वो काफी प्रताड़ित होती हैं। सेम वही कहानी। ठीक है, और जो झारखंड के जो लेबर्स थे, जैसे बिहार के लेबर्स को गिरमिटिया कहा जाता है, वैसे झारखंड के लेबर्स को हिल कुलीज कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना, परिश्रम वाला काम करने में काफी अच्छे थे। मैंने एक लेख लिखा था इसको लेकर, तो आपका इसमें
आपका इसमें फ्रेंच गुयाना में, ठीक है। तो फ्रेंच गुयाना में काफ़ी लोग यहाँ से गए हुए हैं। तो फ्रेंच गुयाना में उसका जो ये था, जो यहाँ से माइग्रेशन हुआ था, उसको लेकर मैंने 2-4 लेख लिखे थे। उस ड्यूरेशन में हमको वहाँ से कांटेक्ट किया गया था, फ्रेंच गुयाना से, जो माइग्रेट होकर यहाँ से गए थे। काफ़ी अच्छी किताब भी उन्होंने लिखी थी, उसके राइटर ने भी कॉल किया था। तो मतलब यहाँ से लोग आज भी वहाँ अपने आप अपनी पहचान को बनाए रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। और खासकर जैसे भोजपुरी, ठीक है, ये काफ़ी देखने को मिलता है। लेकिन झारखंड के संदर्भ में देखेंगे ना, तो 10% के आसपास ही जो है विदेश गए थे। ज़्यादातर लोगों का आसाम में प्रवास हुआ था, ठीक है। उसका एक कारण और है, जैसे आसाम में उस समय शुरुआती दौर में वहां पर मलेरिया बहुत ज्यादा था, पहाड़ी जंगल था, कौन काम करेगा आकर वहां पर। तो उस ड्यूरेशन में जो है ना, यहाँ के जो मुंडा और उराम, ये मेनली जाकर वहां काम किए। वहां के लोग भी उसको सरकारी बीमारी कहते थे, मलेरिया को, जिसके कारण वहां काम नहीं करते थे। काफी लोग उसमें मारे जाते थे। आपको याद ही होगा, इवन जो ब्रिटिश आर्मी थी, अमेरिकन आर्मी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो मलेरिया से काफी परेशान हो गई थी। बाद में मलेरिया का दवा ढूंढा गया, ठीक है। एनीवे, तो हम लोग वहां पहुंच गए। तो ये जो आंदोलन चल रहा था, जो सरकारी लड़ाई, मतलब मुल्क की लड़ाई चल रही थी, लिखा पढ़ी की लड़ाई चल रही थी, इसका एक और इंसिडेंट बताना चाहूंगा। 18 हमको लगता है 1889 या 98 के आसपास, मतलब 95 के आसपास कुछ ऐसा ही रहा होगा, मतलब लास्ट सेंचुरी का, 1900 का। उस ड्यूरेशन में क्या हुआ ना कि कलकत्ता में जब कोर्ट में ये पूछा गया कि भाई आपका जमीन पे मालिकाना हक कैसे है, मुंडाओं से जब ये पूछा गया, तब आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो मेगालिथ पत्थर है ना, जो आपका ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कौन सा पत्थर बोलते हैं, कौन सा पत्थर बोलते हैं? सांगे, कौन सा पत्थर बोला जाता है उसको? उसको मुंडा में बिग देवी बोलते हैं ना। बेच दे रही, हाँ ठीक है। तो वो पत्थर ना बाकायदा यहाँ से ढो कर ले जाया गया कलकत्ता, कि यही मेरा पहचान है, ठीक है। मतलब अंदाजा लगाइए, क्योंकि कोई भी जो है ना, सामूहिक जमीनें थी, पूरा परिवार, वो लोग बसे कैसे, जैसे मतलब एक परिवार आया, ठीक है, अपने गोतिया भैयात के साथ आसपास का जंगल पूरा साफ किया, ठीक है। तो ये जमीन में किसी एक व्यक्ति का हक नहीं, पूरे कुटुंब का हक है। सिर्फ इसमें जो मेन परिवार है ना, उसका जो मुंडा, जो वंशज होगा, पुत्र, वो उसका एक तरह से संरक्षक रहेगा, ठीक है। लेकिन हक तो पूरा सामूहिक था, उसमें सबका हक था। अब इस हक को कैसे साबित किया जाए? और अंग्रेज उस समय इस चीज को नहीं समझते थे कि इस तरह की कोई चीज होती है, सामूहिकता में उनका बहुत विश्वास नहीं था। तो लास्टली उनको जो है वो पत्थर ढो कर ले जाया गया, लेकिन उसके बाद भी वो माने नहीं, ठीक है। वो तो जॉन हॉफमैन का और उस समय के जो आपके ये थे बंगाल के गवर्नर जो थे, ठीक है, उनका मेन योगदान रहा है कि उन्होंने यहाँ की बातों को समझा और उसके बाद जो है सीएमटी की ओर बढ़े। तो मतलब ये चीजें रही है। तो 1869 में जो पहला एक्ट आया, छोटा नागपुर भूधृति कानून, उसने पूरा सिस्टम बदल दिया। सिस्टम ये बदला उस समय का भी बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब ये है, जैसे आज लोगों को बरगलाया जाता है ना कि ऐसा करो ऐसा मत करो, तो उस समय भी जमीनों को लेकर जब राखाल दास हल्दर सर्वे कर रहे थे, तो कई उरांव और जो गुमला उमला के क्षेत्र में रहने वाले भुइयर मुंडा थे, उनको ये बरगलाया गया कि तुम अपनी जमीनों को सामूहिक मत बताओ, व्यक्तिगत बनाओ, नहीं तो वो छीन ली जाएंगी। जिसके कारण भुइंहरी जमीन जो है ना, कई भुइंहरी जमीनें उस समय व्यक्तिगत जमीनों के तौर पर दर्ज हो गई। और इस बात का दुख उस समय जैसे राखाल दास हल्दर भी लिखते हैं, जो सर्वे करते हैं, वो भी लिखते हैं अपने सर्वे रिपोर्ट में, और इवन बाद में एस.सी. रॉय भी इस चीज को इंडिकेट करते हैं। क्योंकि जो आज हम देख रहे हैं कि लोगों को कैसे बरगलाया जाता है, वो सिस्टम उस समय भी था। तो जिसके कारण ना उस समय भुइंहरी जमीनें, काफी भुइंहरी जमीनें, वो आपका निजी मलकियत के तौर पर दर्ज हो गई। अब निजी मलकियत हो गई मतलब उसको बेचा जा सकता है। अब एक चीज और, 2400 कितना बताएं, 82 गांव, करीब करीब इतना ही ना, हाँ 2482 गांव। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2482 गांव पूरी तरह भुइंहरी थे, एकदम नहीं, ये मत समझिए। इसमें कुछ क्षेत्र भुइंहरी हो सकता है, बाद बाकी निजी हो सकता है, कुछ निजी होगा, कुछ भुइंहरी होगा। इस तरह से मिला जुला सिस्टम उस समय तक हो गया था। मतलब आज से 200 साल पहले जैसे अंग्रेजों ने यहाँ एंट्री किया,
और उससे पहले दूसरे बाहरी लोगों ने, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ के जमीन की प्रकृति में परिवर्तन शुरू हो गया था और वो काफी बड़ी मात्रा में हुआ। तो 1869 में जो है आपका पहला झारखंड भूदृति कानून आता है। उसके बाद में 1872, ठीक है, 1872 में आपका जो है सेकंड हम लोग कानून देखते हैं, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। काश्तकारी के लिए जो है संथाल परगना में 1872 का एक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में, इसके बाद जो है आपका जो कानून आया उसमें कई कानून आते हैं। जैसे आपका 1879 में छोटा नागपुर जमींदार एवं काश्तकार प्रक्रिया अधिनियम लागू हुआ। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो एक्ट है ना, छोटा नागपुर जमींदार एवं काश्तकार प्रक्रिया अधिनियम लागू, छत्तीसगढ़ में अभी कोविड के बाद हटा है, ठीक है, 2021 या 20 में हटा है जहां तक हमको याद आ रहा है, छोटा नागपुर में। उसके बाद बेट बेगारी को लेकर काफी विरोध शुरू हो गया, क्योंकि जो जमींदार थे वो अपनी जमीनों में मुंडाओं, उरांव, यहाँ के आदिवासियों को बेगार में काम करवाते थे। उसका विरोध शुरू हो गया, बिरसा आंदोलन का एक पार्ट भी था ये। तो 1896 में जो है बेट बेगारी और जो गैर कानूनी टैक्स थे उनको खत्म करने के लिए कानून आया, जिसको हम लोग छोटा नागपुर रूपांतरण अधिनियम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 1903 जब संशोधन हुआ, ये पहली बार था 1903 में जब मुंडारी खुटकटी प्रथा को कानूनी मान्यता मिला। ये ध्यान रखिएगा, मतलब 1908 में नहीं बल्कि 1903 में ही संशोधन द्वारा जो है मुंडारी खुटकटी को मान्यता मिल गया था। उसके बाद में जॉन हॉफमैन और जो गवर्नर थे, इसके अलावा जो रांची के उस समय कमिश्नर थे, ठीक है, इसके अलावा जे रीड जो जमीन सर्वे कर रहे थे, इन सब के सहयोग से अंततः 1902 में सर्वे शुरू होता है और ये सर्वे 1908 तक चलता है और 1908 में जाकर सीएनटी आ जाता है, ठीक है। तो ये कहानी है सीएनटी एसपीटी सीएनटी का, और सीएनटी किस तरह से बना, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। इसमें कोई सवाल पूछना है?